नमस्कार दोस्तों, समसामयिकी के नवीन अंक के साथ हाजिर हूं मैं डॉक्टर मेहर सिंह। आज का हमारा विषय है हरित ऊर्जा और चुनौतियां। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में हाल ही में लगी एक भयंकर आग ने एक बार फिर यह सोचने को मजबूर किया है कि आखिर कब तक इंसान प्रकृति का दोहन करते हुए उसके साथ खिलवाड़ करता रहेगा। सबसे ज़्यादा तो यह दुनिया के उस देश में हो रहा है जो प्रकृति का दोहन कर पिछली एक सदी से दुनिया का मठाधीश बना हुआ है। जब पूरी दुनिया हरित ऊर्जा की बात कर रही है, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के एक प्रतिष्ठित उद्योग घराने को बंद कमरे में विश्वास दिला रहे हैं कि कार्बन जनित ईंधन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अपने देश में गैस के अकूत भंडार मिलने के बाद अमेरिका की नीयत बदल गई है। खाड़ी देशों में 1945 से चली आ रही अमेरिकी घुसपैठ थम सी गई है। अमेरिका तेल की जगह अपनी गैस के जरिए आर्थिक ढांचे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अर्थात हरित ऊर्जा को अभी वह ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा है। नई विश्व व्यवस्था की बात करें तो पिछले एक दशक से उसने अपनी एक नवीन व्यवस्था चालू की है। माना जा रहा है कि शक्ति का हस्तांतरण अब पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। जाहिर है एशिया ही नई वैश्विक व्यवस्था के केंद्र के रूप में उभरने की ओर है। चीन पूरी तरह से नेतृत्व की तैयारी में जुटा हुआ है। उसने साल 2035 तक का खाका तैयार भी कर लिया है। तब तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन जाएगा। लेकिन देश की सोच के अनुसार दुनिया बदलती हुई दिखाई हुई नहीं दे रही है, क्योंकि चीन की एक अलग सोच है, उसका एक अलग लक्ष्य है। कोरोना महामारी फैलने के आरोप को लेकर पिछले 7 महीनों में चीन को लेकर जो संदेह गहराता जा रहा है, उससे उसका वैश्विक स्वरूप खंडित हुआ है। यूरोप के ज़्यादातर देश जो उसके हिमायती हुआ करते थे, वह अब उससे सवाल पूछ रहे हैं। पूर्वी एशिया के पड़ोसी भी चीन के व्यापार और सैन्य विस्तार को बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। भारत के साथ गालवान घाटी में संघर्ष की हवा देकर चीन अपनी आंतरिक करतूतों को ढकने में लगा हुआ है। इसलिए एक सामरिक विस्तार जो दुनिया में मठाधीश बनने के लिए ज़रूरी है, वह अब चीन के लिए दम तोड़ रहा है। दुनिया में महाशक्ति बनने के लिए कई गुणों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 2 गुण विशेष हैं। पहला, ऐसा देश जो दुनिया के किसी भी हिस्से में सैन्य दखल की क्षमता रखता हो, और दूसरा यह है कि जिसके पास दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु मिसाइलें दागने की ताकत हो। अमेरिका इन दोनों ही क्षमताओं से युक्त है, लेकिन उसकी तुलना में चीन को अभी इतनी ताकत हासिल करने के लिए वक्त लगेगा। ऐसे में जिस नई वैश्विक व्यवस्था की संभावना बन रही है और जिसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है, वह हरित विश्व व्यवस्था की है। इसमें जो बाजी मारेगा वही दुनिया का नया बादशाह बनेगा। लेकिन सवाल है कि ये क्षमता किस देश के पास होगी। अमेरिका इस श्रेणी से पहले ही बाहर है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस संधि को नकारने के बाद अमेरिका कभी भी हरित विश्व व्यवस्था का नेतृत्व नहीं कर सकता। न ही दुनिया उसके नेतृत्व को स्वीकार करने वाली है। अब बात करेंगे दुनिया के दूसरे देश चीन की। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हरित ऊर्जा में अद्भुत क्षमता विकसित कर ली है। 2018 में सौर ऊर्जा के जरिए चीन ने 180 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न कर बड़ी बड़ी बसें और ट्रकें भी सौर ऊर्जा से चलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पवन ऊर्जा में भी वह दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद हरित विश्व के रिकॉर्ड में चीन काफ़ी नीचे है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि देश के भीतर तो चीन हरित ऊर्जा की वकालत करता है, लेकिन बाहरी दुनिया में वह जमकर कार्बन जनित आर्थिक व्यवस्था को अहमियत दे रहा है। पिछले कई सालों से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में वह कोयले का जमकर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इन देशों में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनती जा रही है। दोस्तों, चीन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोयला उत्पादन क्षेत्रों को खरीद चुका है। सबसे बड़ा कोल उत्पादक देश होने के बावजूद कोयले का वह सबसे बड़ा आयातक देश भी है, अर्थात अपने लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा और दूसरों के लिए कार्बन का ढेर। यह उसकी नीति तर्कसंगत कहीं भी दिखाई नहीं देती है। आने वाले 2 दशकों तक चीन के कार्बन उत्पादन में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हरित ऊर्जा को लेकर हमारे विश्व में कहीं न कहीं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाले राष्ट्र हैं, उनके सामने चुनौतियाँ भी हैं। कोविड-19 आपदा में चीन की भूमिका से दुनिया पूरी तरह रूबरू हो चुकी है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को किस तरीके से गुमराह किया, दुनिया की आंखों में धूल झोंकी और पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में आ गया, यह किसी से छिपा नहीं रहा है।
इसलिए यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि चीन भविष्य में हरित ऊर्जा वाली नई वैश्विक व्यवस्था की अगुवाई करेगा और दुनिया के देश उसके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। थाईलैंड, मलेशिया जैसे देश अब तक उसके खिलाफ हैं। जहां तक सवाल है यूरोपीय देशों का, तो हरित ऊर्जा के मामले में ग्रीनलैंड, आइसलैंड जैसे यूरोप के छोटे देश काफ़ी आगे हैं। इसी तरह अफ्रीका के मोरक्को, घाना और एशिया में भूटान जैसे देश हैं, लेकिन ये देश इतने छोटे हैं कि यह हरित वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व नहीं कर सकते। ऊर्जा क्षेत्र में नई वैश्विक व्यवस्था को लेकर जिस देश पर दुनिया की निगाहें हैं वह भारत है। भारत में मजबूत लोकतंत्र है जिसकी दुनिया में साख है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। अनुमान है कि साल 2022 तक भारत 175 गीगावाट ऊर्जा हरित संसाधनों से पैदा करेगा और 2030 तक यह 450 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। भारत ने पेरिस सम्मेलन के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कूटनीति की जो शुरुआत की, उसमें सबसे बड़ी सफलता उसे हासिल हुई है और फ्रांस के साथ तकरीबन 67 देशों ने इसमें शिरकत की और साझेदार बन गए। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अगुवाई के लिहाज से सबसे बड़ा भारत का ही स्थान रहा। दूसरा यह है कि भारत में हरित ऊर्जा के अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं, मसलन पवन ऊर्जा, बायोमास और छोटी छोटी पन बिजली संयंत्र परियोजनाएं। ऊर्जा का जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध है। प्राकृतिक आपदाओं के पीछे बड़ा कारण धरती और वायुमंडल में कार्बन की बढ़ती हुई मात्रा है। वायुमंडल में कार्बन की जो बढ़ती हुई मात्रा है, उसका प्रमुख कारण कल कारखानों से निकली हुई जहरीली गैसें और उनका प्रसारण है। इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी यूरोप के औपनिवेशिक देश और बाद में अमेरिका रहा है। अपनी विलासिता के लिए इन देशों ने प्रकृति का भरपूर दोहन किया और जब संकट में जिम्मेदारी की बात आई तो इन देशों ने बराबरी के सिद्धांत को लागू करने की वकालत कर दी। दोस्तों, भारत की प्राचीन आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से प्रकृति जनित और उस पर आधारित थी। भारत में हमेशा से प्रकृति के साथ जिंदा रहने को महत्व दिया गया। जल, जमीन और जंगल के सुनियोजित प्रयोग को सीख दी गई। यह अलग बात है कि आज़ाद भारत गांधी के बाद हटकर के पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुका है। आज भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए वैश्विक भूमिका में वह उतरे और अपनी स्वीकार्यता को बनवाए। हरित वैश्विक व्यवस्था को अगुवाई के लिए अपना नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारत के पास आज क्षमता और संसाधन दोनों हैं। बस इनका उपयुक्त तरीके से उपयोग करना और समय की नज़ाकत को स्वीकार करना भारत के लिए लाजमी और बेहद निहायती ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हमने इस आर्टिकल में जाना कि हरित ऊर्जा और उसकी चुनौतियां क्या क्या हैं और भारत का स्टैंड क्या है। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां आज किस जगह खड़ी हैं और क्या भारत उनके मुकाबले आज हरित ऊर्जा को प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। क्या वह इस लक्ष्य को पालेगा? थैंक यू।